नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स देंगे। साथ ही साथ बात होगी कोरोना अपडेट्स की और मार्केट और कारोबार का हाल भी बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के अंदर बगावत करने वाले सचिन पायलट ने आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ये तीनों के बीच हुई मुलाकात सकारात्मक रही है। ऐसे में संकेत दिख रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को भरोसा जताया है कि उनकी सभी समस्याएं दूर की जाएंगी। बता दें कि 14 अगस्त से ही राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले सचिन पायलट गुट ने सत्र में शामिल होने के संकेत दे दिए थे। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच बीएसपी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बीएसपी विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ बीएसपी ने भी इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। अब दोनों अर्जियों पर कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। दिलावर ने दलील दी है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच ने भी बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया और न ही स्टे दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से इंटरनेट के नए युग की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार के कई द्वीपों को सबमरीन केबल के जरिए जोड़ा गया है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समंदर के भीतर केबल बिछाया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हर नागरिक को दिल्ली और दिल से जोड़ने की कोशिश है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ही दिसंबर 2018 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। लोग जो टूरिस्ट के नीचे वहां आते हैं वो वापस जाने की जल्दी नहीं करेंगे। वो लंबे समय के लिए वहां रुकना पसंद करेंगे और जब लोग ज्यादा रुकेंगे अंडमान निकोबार के समंदर का, वहाँ के खान पान का आनंद लेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रोजगार भी पड़ेगा और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने 1 साल पूरा कर लिया है। सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी में फूट के चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी। राजस्थान में हालात भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी पहले अध्यक्षीय कार्यकाल में बहुत सफल रही थी, लेकिन अब वो 73 साल की हो चुकी हैं और अस्वस्थ होने के चलते पार्टी को भी उतना समय नहीं दे पा रही हैं। बावजूद इसके कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सोनिया थोड़ी सक्रिय जरूर नजर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना के चलते केंद्र और राज्यों को मिलकर 10 लाख करोड़ रुपए के बजट घाटा का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय व्यापारी मंडल से सदस्यों से संबोधित करते हुए उन्होंने गडकरी ने कहा कि कोरोना महामारी ने इकोनॉमी पर बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में तेल डालकर उसे पंप करने की जरूरत है, वरना उद्योग और व्यापार ठप हो जाएंगे। गडकरी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी किसान के पास पैसा नहीं है तो वो मोटरसाइकिल कैसे खरीदेगा। उन्होंने व्यापार के पहिए को चलाए रखने के लिए पूंजी डालने की जरूरत बताई। इसके लिए गरीबों तक पहुंचाना जरूरी होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा पैसा पहुंचाना गरीबों तक। कोरोना महामारी के चलते लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को 3 बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार को आने वाले कुछ सालों के दौरान बड़े कदम उठाने होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे। दूसरा, सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता के जरिए सुधार पर काम करना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कोई कमी नहीं दिख रही है। लगातार चौथे दिन 60,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,15,074 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 44,386 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,35,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,000 नए मामले सामने आए हैं और मौतें 1,007 हुई हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पहली बार देश में रिकवरी रेट 70% तक पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 54,869 लोग इस वायरस से उबरे हैं, जो एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में कमी आ रही है और कुल मामलों का केवल 29% ही एक्टिव मामले हैं। कोरोना से होने वाली मौत सिर्फ 2% है और इसमें भी कमी देखी जा रही है। कोरोना की चपेट में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर अपने संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी है। प्रणब मुखर्जी को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। प्रणब मुखर्जी के कोरोना वायरस के चपेट में आने के बाद उनके लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। और अब बात बाजार की। हफ्ते के पहले दिन बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज बाजार को फार्मा, ऑटो और बैंक शेयरों ने मजबूती देने का काम किया। इन शेयरों की बदौलत सेंसेक्स 142 अंक बढ़कर 38,182 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 56 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 11,270 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों ने भी अच्छी तेजी दिखाई है। घरेलू बाजार के सकारात्मक रुख के चलते आज रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। कारोबार की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोरी पर खुला, लेकिन जल्द ही सुधरकर मजबूत हो गया। अंत में यह पिछले दिन के बंद भाव की तुलना में 3 पैसे बढ़कर 74.89 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की मजबूती को बताने वाला डॉलर सूचकांक 0.17% बढ़कर 93.59 अंक पर पहुंच गया। कोरोना काल में छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार बैंक लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सोशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने को लेकर 13 अगस्त को नीति आयोग की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने का खाके पर फैसला होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस लोन को 3 दिन में आवंटित कर दिया जाएगा। चाइनीज इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ाने और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है।
जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही एसी के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एसी के खुले इंपोर्ट की जगह लाइसेंस सिस्टम शुरू करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके इंपोर्ट के लिए अब डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए सरकार एसी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी किसी वजह से लैप्स हो गई है तो आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। एलआईसी इसे रिवाइव करने का मौका दे रहा है। पॉलिसी होल्डर्स को 9 अक्टूबर तक लैप्स हो चुकी पॉलिसी रिवाइव करने का मौका मिल रहा है। एलआईसी ने कहा है कि इसके तहत उन्हीं पॉलिसीज को रिवाइव करने का मौका मिलेगा जो प्रीमियम भरने की तारीख से 5 साल के अंदर की होंगी। पॉलिसी होल्डर्स को लेट फीस पर 30% तक की छूट मिलेगी। एलआईसी जीवन बीमा क्षेत्र में 75.9% हिस्सेदारी के साथ बाजार में टॉप पर बनी हुई है। कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस की मांग काफी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई स्टैंडर्ड टर्म प्लान लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ये प्लान काफी हद तक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस की तर्ज पर ही होगा, यानी कंपनी भले ही कोई हो लेकिन सबके फीचर एक जैसे होंगे। अगर कोई व्यक्ति टर्म प्लान लेना चाहता है तो उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो स्टैंडर्ड प्लान ले सकता है। अभी टर्म प्लान की में कंपनियां अलग अलग एड ऑन देती हैं जिसके चलते उनका प्रीमियम बढ़ जाता है, जबकि बहुत से लोगों को एडेड फीचर की जरूरत नहीं होती। आने वाले दिनों में नौकरी करने वालों को खुशखबरी मिल सकती है। सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी भुगतान की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 से 3 साल के बीच करने पर विचार कर रही है। श्रम मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्रेच्युइटी भुगतान के लिए समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 साल किया जाना चाहिए। दरअसल मौजूदा नियमों के तहत किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल की नौकरी के बाद ही कोई कर्मचारी ग्रेच्युइटी पाने का अधिकारी होता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि अब कर्मचारी अपनी ग्रोथ को देखते हुए किसी कंपनी या संस्थान में 5 साल नहीं दिखते, इसलिए इस अवधि को कम करने पर विचार किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले की सुनवाई फिर टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। टेलीकॉम कंपनियों ने बकाये के भुगतान के लिए 15 से 20 साल तक का वक्त मांगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। एजीआर के बकाये के तौर पर वोडाफोन आइडिया करीब 50,000 करोड़ और एयरटेल को करीब 26,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। दोनों कंपनियां इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए 15 से 20 साल तक का वक्त मांग रही हैं। अंडमान निकोबार में आज से ही हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत हो गई है। फाइबर नेटवर्क से जुड़ने के बाद अंडमान निकोबार में भारतीय एयरटेल अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस लॉन्च करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। इस मौके पर भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि 4G सर्विस से इस इलाके को काफी फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भविष्य में 5G तकनीक के रास्ते भी खुल गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट USOF के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा। कोरोना महामारी के कारण ऑटो सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश में ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी डीलर्स एसोसिएशन FADA के मुताबिक जुलाई में वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 36% की गिरावट आई है। इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री में 37%, तिपहिया वाहनों की बिक्री में 74%, कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 72% और पर्सनल व्हीकल्स की बिक्री में 25% की गिरावट आई है। हालांकि इस साल जून की तुलना में जुलाई के आंकड़े बेहतर रहे। फाडा का कहना है कि पर्याप्त नकदी के बावजूद बैंक और NBFC जोखिम लेने के मूड में नहीं है, जिससे मांग प्रभावित हो रही है। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की सफाई को नामंजूर कर दिया है। पूर्व जज को भ्रष्ट कहने के खिलाफ कोर्ट में मामला जारी रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट करेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अवमानना के मामले में आगे सुनवाई की जरूरत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2009 में तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शीर्ष अदालत के कुछ मौजूदा और पूर्व न्यायाधीशों पर कथित तौर पर आक्षेप लगाने के लिए भूषण और तेजपाल को अवमानना नोटिस जारी किए थे।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए बीजेपी नेता अब्दुल हमीद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अब्दुल हमीद को रविवार सुबह आतंकियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया था कि मॉर्निंग वॉक के दौरान अब्दुल हमीद को गोली मारी गई। आपको बता दें कि कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर इस तरह के हमले पिछले दिनों में काफी बढ़ गए हैं। पिछले 5 दिनों में बीजेपी नेताओं पर होने वाला यह तीसरा हमला था। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के काजी कुंड इलाके में सरपंच की हत्या कर दी गई थी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बना लिया है। लेकिन जब सीएम ऑफिस की एक टीम वहां जांच करने पहुंची तो सेंटर की कलई खुल गई। इसमें सेंटर्स के संचालन में लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की और लापरवाह अफसरों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। कश्मीर में आतंकियों ने टेरर फंडिंग का टिफिन बॉक्स प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आतंकियों की फंडिंग के नए प्लान तैयार किए हैं, जिसके तहत आतंकियों को टिफिन बॉक्स के जरिए पैसा पहुंचाने की साजिश रची गई है। कश्मीर के डोडा से टिफिन बॉक्स के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। सूत्रों का कहना है कि लश्कर टिफिन बॉक्स के जरिए आतंकियों को पैसा भेज रहा है। भारी बारिश के बाद केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए आज तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल में भूस्खलन से मौत की संख्या 43 पहुंच गई है। बाढ़ से केरल के कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम और राजमला में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान ने इडुक्की, मल्लापुरम और वायनाड जिलों के लिए रविवार को रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में अगले 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की अगले कुछ दिनों में संभावना है। सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज भी ईडी की पूछताछ जारी रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाई शोभिक और पिता भी ईडी दफ्तर में मौजूद रहे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार अगस्त को ईडी ने रिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 घंटों तक पूछताछ की थी। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। प्रवर्तन निदेशालय उनकी इनकम, खर्च और प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है। ईडी रिया की जिन प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है उसमें खार इलाके में, दूसरी जुहू और तीसरी नवी मुंबई में है। इन तीनों प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। सूत्रों की माने तो रिया ने ये तीनों प्रॉपर्टीज 2018 और उसके बाद खरीदी हैं। इसी बीच वो सुशांत के संपर्क में भी आई थीं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का इंतजार और लंबा हो गया है। 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली ये फिल्म पूरे 1 साल आगे खिसक गई है। अब फिल्म 2021 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। ये फिल्म हॉलीवुड की मशहूर क्लासिक फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, जिसे अतुल कुलकर्णी ने अडॉप्ट किया है। फिल्म में आमिर के साथ करीना कपूर, मोना सिंह और साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति भी नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन सीक्रेट सुपरस्टार फेम अद्वैत चंदन कर रहे हैं। फिलहाल आमिर तुर्की में है, जहां फिल्म की 40% शूट खत्म करने का प्लान है। जी बिजनेस ने 30 जुलाई को ही आपको जानकारी दी थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी अगली रोमांटिक ड्रामा फिल्म में नेहा शर्मा के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। वहीं एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट आज कर दी है। नवाज ने फिल्म के टाइटल और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म से जुड़ी तमाम डिटेल्स भी फैन के साथ शेयर की हैं। फिल्म का नाम जोगिरा सारा राह होगा और ये फिल्म लखनऊ बेस्ड एक लव स्टोरी होगी, जिसमें नेहा शर्मा उनके ऑपोजिट नजर आएंगी। नवाज ने नेहा के साथ सोशल मीडिया पर एक खास तस्वीर भी शेयर की है। जी स्टूडियोज की फिल्म गुंजन सक्सेना को समीक्षकों की खूब वाहवाही मिल रही है। नेटफ्लिक्स पर 12 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म को क्रिटिक्स को दिखाया गया है।
जिसके बाद फिल्म के शानदार रिव्यूज आ रहे हैं। इस फिल्म में जानवी कपूर एक एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना के किरदार में है, जिन्होंने 1999 में कारगिल वॉर में चीता हेलीकॉप्टर के साथ 40 स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। ज्यादातर समीक्षकों ने इसे आम युद्ध फिल्मों से काफी अलग बताया है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी भी खास भूमिकाओं में हैं। भारतीय हॉकी टीम के एक और खिलाड़ी मनदीप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। मनप्रीत ने कहा कि वो साई कैंपस में क्वारंटाइन है। साई अधिकारियों ने जिस तरह से स्थिति को संभाला है उससे वो बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि मनदीप के अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, कृष्णा बी और वरुण कुमार बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर से पहले कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। ये खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की टीम में साथ रिपोर्ट करने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मनप्रीत सहित सभी एथलीट्स जिन्होंने शिविर के लिए रिपोर्ट किया था, ये तमाम खिलाड़ियों की जांच हुई। क्रिकेट के मैदान पर अपने समय में अपनी ऑफ स्पिन से बल्लेबाजों को नचाने वाले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने कप्तानी की स्किल्स को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। मुरली ने कहा कि धोनी की कप्तानी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने गेंदबाजों पर भरोसा किया और फिर उन्हें फील्ड सेट करने की आजादी दी। मुरली ने कहा कि 2007 के विश्व कप में जब उन्होंने कप्तानी की और जीत हासिल की, निश्चित रूप से वो एक युवा कप्तान थे, लेकिन उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है क्योंकि वो गेंदबाज को गेंद देते समय कहते हैं कि अपनी फील्ड सेट कर लो। अगर ये काम नहीं करा होता तो वो उनसे अपने द्वारा तय किए गए फील्ड को एक मौका देने के लिए कहते। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि उनके लिए महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को गेंदबाजी करना काफी मुश्किल था। अख्तर ने कहा कि द्रविड़ समर्पण और योग्यता के कारण वो आसानी से उन्हें खेल लेते थे। अख्तर ने कहा कि अगर कोई बल्लेबाज द्रविड़ की तरह देर तक खेलता है तो हम उसे विकेट के पास से लेंथ गेंद डालते हैं और बल्ले तथा पैड के बीच में गैप ढूंढते हैं। हम गेंद को पैड पर मारने की कोशिश करते हैं। अख्तर ने बताया कि वो बेंगलुरु में एक बार द्रविड़ पिच पर टिके हुए थे। शाहिद अफरीदी और मैं बात कर रहे थे, तभी अफरीदी ने कहा कि कुछ भी गेंद करो लेकिन इसे आउट करो, नहीं तो ये लंबा खेलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली दिग्गजों के निशाने पर हैं। कई बड़े खिलाड़ियों ने अली की कप्तानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अजहर ने अहम मौकों पर चूक की, जिसके चलते पाकिस्तान को तश्तरी में सजा मैच गंवाना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने अली की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने तेज गेंदबाजों का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि पाकिस्तान को नए बल्लेबाज क्रिस वोक्स के सामने शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी चाहिए थी। पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान को इंग्लैंड से बेहतर टीम बताया है। उन्होंने कहा कि अजहर अली की टीम में पहले टेस्ट में हार से उबरकर वापसी करते हुए 3 मैचों की श्रृंखला जीतने की क्षमता है। पाकिस्तान की टीम ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले टेस्ट के अंतिम दिन मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जो बटलर और क्रिस वोक्स की उम्दा पारियों से टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंजमाम ने कहा कि जीत की स्थिति में होने के बावजूद पाकिस्तान को हारते हुए देखना निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने दूसरे टेस्ट में मजबूत वापसी वो कर सकती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो मादा अब भी कायम है। सऊदी अरब समेत खाड़ी के 6 देशों के एक समूह ने अपने आंतरिक कलहों को दरकिनार करते हुए ईरान पर हथियारों को लेकर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वकालत की है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने कहा है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखा है जिसमें ईरान पर प्रतिबंध बरकरार रखने का समर्थन किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रतिबंध की वजह से ईरान विदेश में बने युद्धक विमान, टैंक और हथियार नहीं खरीद सकता और ईरान पर लगा मौजूदा प्रतिबंध 2 महीने में खत्म हो रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।